डॉक्टर इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ये करंट अफेयर के अभी सीरीज चलेंगे और करंट अफेयर जो होगा ये जनवरी 2023 के मोस्ट जो होते हैं वो 50 टॉप क्वेश्चन अभी हम लोग देखने वाले हैं और इसके पूरे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए समय को न गवाते हुए, अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है। और ये अगर 50 क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो आपको जनवरी महीने के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वहाँ से सवाल नहीं छूटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल। और ये पहला सवाल जो होगा आपका, तो ये पहला सवाल है आपका और पहला सवाल आप देख सकते हैं कि पहला सवाल क्या है। आप लोगों के लिए थोड़ा सा देख के बनाइए और स्कोरिंग कर लीजिए कि क्या स्थिति में आपके स्कोर है। तो पहला सवाल आपका कह रहा है, क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है कि जनवरी 2023 में देश में एक नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना लागू हुआ। नई योजना के अंतर्गत लगभग कितने लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 81 करोड़ लोगों को जो है वो निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। कितना? 81 करोड़। इसकी डिफिनेशन क्या है इसको देख लेते हैं। 81 करोड़ में कह रहा है कि 1 जनवरी 2023 से नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना लागू हुई। नई सुरक्षा योजना के तहत 2023 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल हमारा कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि भारत हाल ही में वासेनार व्यवस्था WA का अध्यक्ष बना। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा और इसके डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। भारत 1 जनवरी 2023 से वासेनार व्यवस्था एग्रीमेंट का पूर्ण सत्र का अध्यक्ष बना है। इस समझौते में 42 देश शामिल है। भारत वासेनार समझौता में दिसंबर 2017 में 42वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ था। वासेनार व्यवस्था बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण प्रशासन है जिसमें सदस्य देश पारस्परिक हथियारों के हस्तांतरण जैसे विभिन्न मुद्दों की सूचना आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, भारत 2017 में इसका 42वां सदस्य बना था और अभी अध्यक्ष बना है 1 जनवरी 2023 से। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल हमारा कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 और 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कह रहा है कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। निम्न में से कौन सा मोटा अनाज नहीं है? तो इसके में जो कह रहा है वो कौन सा नहीं है अनाज वर्ष के रूप में क्या मनाया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर इसका, अब आगे देख लीजिए इसका डिफिनीशन। कह रहा है कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष की शुरुआत केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारों और भारतीय दूतावासों की गतिविधियों के साथ हुई। मोटे छोटे बीज वाली घास जिन्हें अक्सर न्यूट्री अनाज कहा जाता है, रागी, ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाज लंबे समय तक इस्तेमाल होता रहा है। तो इनमें से नहीं है, तो केवल 2 यानी मक्का नहीं है और इसका आंसर भी केवल 2 होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान ने 1 जनवरी 2023 को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया था। इस संबंधित समझौते किस वर्ष हुए थे? तो इससे संबंधित समझौता जो है वो कब हुआ था? तो 1988 में, 1988 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल कह रहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 1 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया था। DRDO की स्थापना वर्ष किस वर्ष हुई थी? तो DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1958 में हुई थी। 1958 में, 1958 में हुई थी, 1958 में हुई थी। अब यहाँ पे इसका डिफिनीशन देख सकते हैं कि DRDO ने 1 जनवरी 1923 को अपना 65वां अंतर्राष्ट्रीय स्थापना दिवस मनाया था। 65वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। DRDO की स्थापना भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विशेष रूप से सैन्य प्रौद्योगिकी में मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 जनवरी 1958 को की गई थी। आगे बढ़ते अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि वर्तमान में ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? तो ब्राजील के राष्ट्रपति जो है लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा। ये ध्यान रखिएगा, सिल्वा ध्यान रखिए, डा सिल्वा जो है वो वर्तमान में ब्राजील के राष्ट्रपति, क्या है? ब्राजील के राष्ट्रपति। ब्राजील के नेता लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने 2 जनवरी को राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। वो 3री बार ब्राजील के राष्ट्रपति बने। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि केंद्र सरकार ने लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति, भाषा और रोजगार के संरक्षण के लिए एक उच्चाधिकारी समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता करेंगे, कौन करेंगे? तो इस समिति की अध्यक्षता हमारे बिहार के सांसद करेंगे जिनका नाम है नित्यानंद राय। नित्यानंद राय है। इसका डिफिनीशन थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या लिख रहा है
कि केंद्र सरकार ने लद्दाख की विशेष संस्कृति, भाषा और रोजगार के संरक्षण के लिए एक उच्चाधिकारी समिति का गठन किया। इस समिति के 17 सदस्य होंगे, जिसकी अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे। समिति लद्दाख की भौगोलिक स्थिति और सामरिक महत्व को देखते हुए वहां की संस्कृति और भाषा का संरक्षण पर चर्चा करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल कह रहा है 8वां नंबर सवाल कि 2000 उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2016 में 500 और 1000 रुपए के विमुद्रीकरण डीमोनेटाइजेशन के निर्णय को सही ठहराया। सरकार ने विमुद्रीकरण निम्नलिखित में से किन उद्देश्य से किया था? तो नकली नोटों को हटाने और कर चोरी करने जैसी व्यवस्था को रोकने के लिए सरकार ने अपना उद्देश्य बनाया था। और देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया है कालेबंदी और कर चोरी को रोकने के लिए इसका किया गया था, विमुद्रीकरण किया गया था। अगले सवाल पे चलते हैं। 9वां नंबर सवाल कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को ध्यान रखिए, 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल लिपि स्क्रिप्ट में कितने बिंदुओं का उपयोग किया जाता है? कितने बिंदुओं का उपयोग किया जाता है? तो आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा 6 बिंदुओं का ये प्रयोग करता है। लुई ब्रेल दिवस जो है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है और 6 अक्षरों के और 64 अक्षर चिन्ह वाली लिपि होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 10वां नंबर सवाल कह रहा है कि 3 जनवरी को निम्न में से किस समाज सुधारक की जयंती थी? 3 जनवरी को तो सावित्री ज्योतिबाई फुले की थी और 1831 में इनका जन्म हुआ था। महाराष्ट्र के सतारा के नाय गांव में इनका जन्म हुआ था। ज्योतिबा का महाराष्ट्र और भारत में समाज सुधारक आंदोलन के रूप में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व माना जाता है। आगे बात करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्न में से किस उद्देश्य से हाल ही में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है? क्यों दी है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को हरी झंडी क्यों दी है, मंजूरी क्यों दी है? तो 11वां नंबर सवाल जो है इसका आंसर होगा मौसम परिवर्तन पर काबू पाना। चूंकि मौसम में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके लिए ये बहुत ही जरूरत था और इस मिशन का उद्देश्य 2030 तक जो है वो भारत में लगभग 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को विकसित करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 12वां नंबर सवाल कह रहा है कि साइप्रस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है जो हाल ही में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की थी? तो कौन है? 12वां नंबर सवाल जो कह रहा है वो कह रहा है कि हाल ही में सुब्रमण्यम जयशंकर से जो जिनकी मुलाकात हुई थी वो कौन है? तो इनका नाम है अमिता डेमित्रियो। ये 29 दिसंबर से 3 जनवरी तक साइप्रस और ऑस्ट्रिया के आधिकारिक यात्रा पर थे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इन्हीं से इनकी मुलाकात हुई थी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि असम सरकार ने निम्न में से किसे अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असोम वैभव से सम्मानित किया है? असोम वैभव से सम्मानित किया है तो डॉक्टर तपन सैकिया हैं। इनको 2022-23 के लिए असम सरकार ने इनको सर्वोच्च असम के नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है, डॉक्टर तपन सैकिया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में संपन्न भारतीय विज्ञान कांग्रेस के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? 14वां नंबर सवाल है और 14वां नंबर सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1 और 2। यानी कार्यक्रम की मेजबानी RTMNU ने किया था और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि राज्यों के मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक जल सम्मेलन हाल ही में कहां आयोजित किया गया था? राज्यों के मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय जल सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो ये जो किया गया था वो भोपाल में किया गया था और 5-6 जनवरी को भोपाल में आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन का विषय क्या था? इस सम्मेलन का विषय था कि सम्मेलन का विषय था वर्ष 2047 तक के लिए जल दृष्टिकोण। सम्मेलन का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय ने किया था। अगले सवाल पे चलते हैं। हाल ही में राज्य मंत्रियों का विशेष आयोजन जल सम्मेलन के रूप में किया गया था और इसमें जो सम्मेलन का विषय था वो क्या था? तो सम्मेलन का विषय अभी जस्ट हमने बताया कि वर्ष 2047 तक के लिए जल का दृष्टिकोण इसका थीम था, विषय था। आगे बात करते हैं। अगला सवाल, हाल ही में नई दिल्ली में राज्यों के मुख्य सचिवों द्वारा दूसरे सम्मेलन का आयोजन किया गया था, दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो इस सम्मेलन का मुख्य विषय था आर्थिक विकास। क्या था? आर्थिक विकास था और यह सम्मेलन 5-6 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमि धंसने की घटना घटी है? और यही चर्चा में रहा था और ये जोशीमठ का जो क्षेत्र है यहाँ पे भूमि धंसने की घटना आई थी और ये उत्तराखंड में पड़ता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 19वां नंबर सवाल जो कह रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि तो गुयाना के राष्ट्रपति जो थे मोहम्मद इरफान अली, वो इसके
मुख्य अतिथि थे और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशेष अतिथि के रूप में आए थे। यानी दो देशों के, पहला तो गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशेष अतिथि के रूप में आए हुए थे। आगे बात करते हैं, अगला सवाल करें कि 9 जनवरी 2023 को प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया गया उसका थीम क्या था। तो उसका थीम क्या था, 20वां नंबर सवाल का है, जो कह रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या था। तो थीम था प्रवासी भारतीय अमृतकाल में भारत के विश्वसनीय भागीदार। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया गया 9 जनवरी को, और इसके मुख्य अतिथि के रूप में हमने पिछले सवाल में बताया, मुख्य अतिथि के रूप में गयाना के राष्ट्रपति ने हिस्सा लिया था। आगे बात करते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल कह रहा है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो 17वां प्रवासी दिवस जो है वो इंदौर में आयोजित किया गया था। इंदौर में आयोजित किया गया था और ये 8 से 10 जनवरी के बीच में आयोजित किया गया था। अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है, और इसकी जो शुरू हुई थी वो हर साल यह मनाया जाता है हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। 2006 में इसी दिन पहली बार नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, अगला सवाल कह रहा है कि पेले एक फुटबॉल के खिलाड़ी थे। पेले नाम से मशहूर एडिसन आरेंटिस डो नेसिमेंटो पेले का हाल ही में निधन हो गया। उनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो उनके बारे में जो कथन है वो 2 और 3 सही है, यानी 2 और 3 सही है। और कहा जा रहा है कि ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर खिलाड़ी पेले ने 29 दिसंबर को 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में पेले ने 21 साल के करियर में 1363 मैचों में 1281 गोल करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें ब्राजील के लिए 92 मैचों में 1977 गोल शामिल है। 1958, 62 और 70 में 3 बार विश्व कप जीतने वाले पेले को 2000 में फीफा के प्लेयर ऑफ द सेंचुरी खिताब से भी नवाजा गया था। तो ध्यान रखिएगा, पेले का पूरा नाम ध्यान रखिएगा, चूंकि इसका नाम पूछेगा। पेले के नाम से मशहूर एडिसन आरांटिस डो नेसिमेंटो। अगले सवाल पे, अगला सवाल कह रहा है कि सरकार ने 1 जनवरी 2023 को शुरू हो रहे वर्तमान वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के विभिन्न लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर बढ़ाई, और वृद्धि के 5 वर्ष की राष्ट्रीय बचत योजना का ब्याज दर है कितना है। तो लगभग 60% जो है इसका रहने का संभावना है और रहा है। आगे बात करते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि महामारी की तैयारी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है। 25वां नंबर सवाल हमारा कह रहा है, और इसका जो जवाब होगा तो 27 दिसंबर होगा। 27 दिसंबर 2022 को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। आगे बात करते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल जो है वो कह रहा है कि फीडे विश्व रैंकिंग में, फीडे शतरंज से संबंधित है, फीडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2022 का पदक विजेता कौन है। तो बी सविता जो है इसके पदक विजेता है। ये भारत की 15 वर्षीय महिला इंटरनेशनल मास्टर बी सविता श्री ने फीडे विश्व रैंकिंग रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल कह रहा है कि भारत ने हाल ही में मांग सिंधु जल विद्युत परियोजना, ध्यान रखिएगा ये मांग सिंधु जल विद्युत योजना जो है ये कहाँ पे है। तो भूटान में है। यह कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है भाई, इसके लिए कौन सा कथन सत्य है, ये 27वां नंबर सवाल है। 27वां नंबर सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इससे पहले चूखा, परिछू और ताला परियोजना भारत के द्वारा किया गया था। चूखा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हाल ही में मांग सेतु जल विद्युत परियोजना भूटान में ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को सौंपी गई है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच 4 बड़ी जल विद्युत परियोजना सफलतापूर्वक कर लिया गया। मांग देक्षु जल विद्युत परियोजना 720 मेगावाट का परियोजना है, जो भारत की सहायता से तैयार किया गया है। भारत ने इससे पहले चुक्खा परियोजना, परिछू परियोजना और ताला परियोजना को पूरा किया है। यह भूटान के ट्रोंगसा दजोंग खाग जिले में मगछेंदू नदी पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा ये कि मगछेंदू जल विद्युत परियोजना जो है वो भारत के द्वारा कहाँ पे शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है भूटान में। आगे बढ़ते अगला सवाल कह रहा है कि भारत का निम्न में से किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता हाल ही में हुआ है। किस देश के साथ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, और ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसे समझौते भारत के हुए हैं। आगे बढ़ते अगले सवाल पे, अगला सवाल कह रहा है कि 25 दिसंबर को स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती मनाई गई थी। उन्होंने कौन सा दैनिक पत्रिका का संपादन किया था। तो उन्होंने कौन सा दैनिक पत्रिका का संपादन किया। तो उन्होंने 1, 2, 3 यानी तीनों, हिंदुस्तान, इंडियन ओपिनियन और अद्भुतोदय, ये तीनों का संपादन किया था। मर्यादा नामक हिंदी समाचार पत्र की भी शुरुआत इन्होंने की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि 26 दिसंबर 2022 को पहला वीर बाल दिवस मनाया गया। निम्न में से किसके बलिदान की स्मृति में यह किया गया। तो जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया बाल दिवस।
26 दिसंबर 2022 को पहला बाल दिवस मनाया गया। श्री गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों के बलिदान की स्मृति में यह दिवस मनाया गया। आगे बात करते हैं अगला सवाल पे, और अगला सवाल कह रहा है कि 25 दिसंबर के सप्ताह को भारत में मनाया गया था। 19 से 25 दिसंबर के सप्ताह को भारत में मनाया गया था। तो सुशासन सप्ताह के रूप में मनाया गया इसको, सुशासन सप्ताह के रूप में इसको मनाया गया। प्रत्येक दिसंबर को सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे के रूप में 19 से 25 दिसंबर के सप्ताह को मनाया गया या मनाया जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 निम्न में से किस टीम ने सर्वाधिक पदक जीता था? किस टीम ने जीता? तो रेलवे ने सबसे अधिक पदक जीता था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है और 25 दिसंबर को उनकी नियुक्ति की घोषणा हुई थी। 26 दिसंबर को पद और गोपनीयता की पुष्प कमल दहल ने प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, जबकि राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने 25 दिसंबर को नियुक्ति हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भुवनेश्वर में होने वाले हॉकी विश्व कप 2023, भुवनेश्वर में होने वाले हॉकी विश्व कप 2023, ध्यान रखिएगा हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ होगा? तो भुवनेश्वर में होगा, 2023 में होगा। और भारतीय पुरुष टीम की घोषणा हाल ही में की गई। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम को किस ग्रुप में रखा गया है? तो ग्रुप डी में रखा गया है। भारतीय टीम को जो है वो ग्रुप डी में रखा गया है। 13 से 29 जनवरी के बीच जो है वो प्रतियोगिता भारत में हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो अंतिम पंघल इनका नाम है, और अंतिम पंघल का संबंध रेसलिंग से है। एकदम ध्यान रखिएगा, अंतिम पंघल का नाम जो है वो उनका संबंध जिस खेल से उसका नाम है रेसलिंग, और ये भारत की महिला खिलाड़ी है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसके जन्मदिवस पर प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो सब लोगों को पता होगा कि चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर ही किसान दिवस मनाया जाता है। अगले सवाल पे, 24 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस निम्न में से किस थीम पर मनाया गया? तो फेयर, ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो फेयर डिजिटल फाइनेंस के रूप में मनाया गया, और इसका यही थीम था जो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। अगले सवाल पे, अगला सवाल कह रहा है कि हिंदी भाषा के कवि को उनके किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो तुमड़ी के शब्द के लिए इन्हें जो है वो बद्रीनारायण जी को 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में जारी वर्ष 2022 के सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI रिपोर्ट में निम्न में से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो पांडिचेरी जो है वो पहले स्थान पर है। तो पांडिचेरी पहले स्थान पर, लक्षद्वीप और गोवा को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बताया गया, वही बिहार और झारखंड सबसे पीछे है। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल, 22 दिसंबर को किसके जन्मदिवस पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो सब लोगों को पता है कि रामानुजन जी के जन्मदिवस पर गणित दिवस मनाया जाता है, और 125वीं वर्षगांठ के मौके पर गणित दिवस के रूप में घोषित किया गया था। पहला गणित दिवस 22 दिसंबर 2012 को मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में 20 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? तो 19 दिसंबर को गोवा अपना मुक्ति दिवस मनाता है। 19 दिसंबर 2022 को गोवा ने अपना कितने नंबर का मुक्ति दिवस मनाया था? तो 61वां मुक्ति दिवस मनाया था। 1961 में इसी दिन यानी 19 दिसंबर को गोवा को पुर्तगालियों ने आज़ाद किया था, यानी आज़ाद कराया था। तो 61वां गोवा मुक्ति दिवस मना रहा है। उसके बाद सवाल है 43वां नंबर सवाल कह रहा है कि INS मार्मू गोवा को हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया है। इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो क्या है निम्न कथन? तो 1, 2, 3, इसका 1 और 3 43वां नंबर सवाल 1 और 3 कह रहा है। क्या कह रहा है? तो स्वदेश निर्मित INS मार्मा गोवा युद्धपोत को 18 दिसंबर को नौसेना में शामिल कर लिया गया था। इसे मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना का शामिल किया गया था। INS मार्मा गोवा का डिजाइन भारतीय नौसेना के स्वदेशी संगठन ने तैयार किया। इसका निर्माण मजगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में किया गया। गोवा के ऐतिहासिक बंदरगाह का नाम इसके नाम पर मार्मा गोवा रखा गया है। इस पोत की लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और इसका वजन 7400 टन है। इस पोत को शक्तिशाली 4 गैस टरबाइन से गति मिलती है। तो ये इसके पूरे आंसर थे। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में कोप, एकदम ये सब सवाल बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हाल ही में संपन्न कोप 15 की संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो 44वां नंबर सवाल जो है उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा 1, 2, 3, यानी यह सम्मेलन कनाडा के मॉन्ट्रियल में आयोजित हुआ। जैव विविधता के लिए 30 फीसदी भूमि संरक्षण रखने की सहमति बनी और गरीब देशों को हर साल $30 अरब की वित्तीय मदद पर सहमति बनी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है
22वां फीफा वर्ल्ड कप 2022 में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले गोल्डन बूट अवार्ड से किसको नवाजा गया? तो किलियन एम्बाप्पे को नवाजा गया। ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं, किलियन एम्बाप्पे। ठीक है, गोल्डन अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। और अगला सवाल कह रहा है 23वां फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो 23वां जो आयोजित होने वाला है वो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, ये तीनों देशों में होने वाला है। इसलिए इसका आंसर 1, 2, 3 यानी उपरोक्त देशों में सभी ने मेजबानी करना है। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बात करते हैं अगला सवाल कह रहा है कि 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2022 में निम्न में से किसे पराजित कर क्रोएशिया तीसरे स्थान पर रहा था? तो क्रोएशिया जो है वो मोरक्को को पराजित करके तीसरे स्थान पर रहा था। अगला सवाल, हाल ही में संपन्न फीफा वर्ल्ड कप 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, यानी तीनों के तीनों सही है। अर्जेंटीना तीसरी बार फीफा विश्व कप जीता। इस विश्व कप का आधिकारिक शुभारंभ शुभंकर लाइव था और इस विश्व कप में दुनिया के 32 देशों ने हिस्सा लिया था। आगे बात करते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि 18 दिसंबर 2022 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया था? तो 18 दिसंबर 2022 को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल है अंतिम 50वां सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है वो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है वो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सभी करें, चूँकि आने वाले अगले दिनों में लगभग जुलाई अगस्त तक जितने भी करंट अफेयर के सवाल होंगे उसको हम इसी तरीके से करके समाप्त करेंगे। मिलते हैं अगले लाइव वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर।